हेलो मेरे भाई बहन, आप लोगों का नई बुक क्लास 8 सामाजिक विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, अध्याय 1 भारतीय संविधान। इस चैप्टर को आज सभी क्वेश्चनों को उत्तर सरल और आसान तरीके से हल करेंगे। अभ्यास 1 क्वेश्चन 1 समझेंगे। किस लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इस क्वेश्चन को उत्तर इस प्रकार से हम लिखेंगे। अपने कॉपी में भी आप लोग नोट करते जाइएगा मेरे प्यारे भाई बहन। एक का लिखे हैं इस तरह उत्तर। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत निम्न कारणों से पड़ती है। पहला नंबर में पॉइंट 1 में कहता देश की व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने हेतु। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आदर्शों को सूत्रबद्ध करना। संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश की अपनी इच्छा और सपनों के आधार पर रचते हैं। पॉइंट तीसरा समझेंगे देश में राजनीतिक सत्ता तय करना। संविधान द्वारा ही किसी देश में शासन व्यवस्था निर्धारित होती है। पॉइंट चौथा लिखेंगे। पॉइंट चौथा कह रहा है सत्ता के दुरुपयोग को रोकना, जिसमें संविधान के नियम से राजनेताओं के हाथों में सत्ता के दुरुपयोग को रोका जाता है। पांचवा पॉइंट लिखेंगे। पांचवा पॉइंट में लिखेंगे नागरिकों को न्याय तथा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता प्रदान करना। समझ गए? इस प्रकार आप लोग अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे। देखिए एक का क्वेश्चन हम दो समझेंगे। नीचे दिए गए दो दस्तावेज के हिस्सों को देखिए। पहला बॉक्स 1990 का नेपाल के संविधान का है। ये देखिए पहला बॉक्स है 1990 नेपाल का संविधान भाग 7 कार्यपालिका। ठीक कहता दूसरा बॉक्स है नेपाल के ताज़ा संविधान में से लिए गए हैं। ताज़ा संविधान बनाए 2015 में। तो वही कह रहा है। तो पहले ही समझेंगे 1990 का नेपाल के संविधान भाग 7 कार्यपालिका अनुच्छेद 35 कार्यकारी शक्तियों। नेपाल अधिराज्य की कार्यकारी शक्तियाँ महामहिम नरेश एवं मंत्रिपरिषद में निहित होगी। और इसमें देखिए 2015 का नेपाल का संविधान भाग 7 संघीय कार्यपालिका अनुच्छेद 75 कार्यकारी शक्तियों। नेपाल की कार्यकारी शक्तियों संविधान और कानून के अनुसार मंत्रिपरिषद में निहित होगी। देखिए नेपाल के इन दो संविधानों में कार्यकारी शक्ति के उपयोग में क्या फ़र्क दिखाई पड़ता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि नेपाल को एक नए संविधान की ज़रूरत है? क्यों? देखिए इसका भी हम उत्तर अपने कॉपी पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 का उत्तर हम इस प्रकार समझेंगे और अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे मेरे प्यारे भाई बहन। चलते हैं। देखिए 2 का उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे 1990 के संविधान के अनुच्छेद 35 के अनुसार नेपाल में सभी कार्यकारी शक्तियाँ पूर्ण रूप से नेपाल के राजा में निहित
थी, अर्थात शासन की सर्वोच्चम सत्ता राजा के पास रहेगी। यह राजतंत्र है। और दूसरी तरफ 2015 के संविधान के अनुसार कार्यकारी शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग संविधान के प्रावधानों के अनुसार करता है। अतः परिवर्तन परिस्थितियों में नेपाल में प्रजातंत्र की स्थापना के लिए नए संविधान की आवश्यकता है। इस तरह इसका उत्तर है। आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का उत्तर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3 समझेंगे। अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों के शक्ति पर कोई अंकुश ना हो तो क्या होता है? तो चलिए इसका भी उत्तर लिख लेते हैं। 3 का उत्तर हम इस प्रकार लिख लेंगे। प्रजातांत्रिक देश में सरकार निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा चलती है। इन्हें अपनी शक्ति का प्रयोग संविधान के प्रावधानों के अनुसार करती है। अगर प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश ना हो तो वे शक्तियों का प्रयोग अपने व्यक्तिगत हित के लाभ के लिए करेंगे। मनमानी ढंग से कार्य करेंगे तो अपने पद का दुरुपयोग करेंगे तो भ्रष्टाचार तथा लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन करेगा। उससे नागरिकों अधिकार का हनन होगा। समझ गए? आप इस प्रकार लिख लेंगे। क्वेश्चन 4 देखेंगे। निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है? इन स्थितियों के अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका एक एक कारण बताइए। देखिए 4 का क कह रहा है कि एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं और उनमें से 20 पुरुष हैं। तो 30 शिक्षक में से 20 पुरुष हैं तो 10 महिला भी होगी। तो वही कह रहा है कि इसके अल्पसंख्यकों में से सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में हम चलिए कॉपी पर देखिए। कॉपी पर आ गए हैं। 4 का क का उत्तर हम इस प्रकार लिखे हुए हैं। आप भी अपना कॉपी में नोट करते जाइएगा मेरे प्यारे भाइयों बहन। देखिए हम क का उत्तर इस तरह लिखेंगे। महिलाएं अल्पसंख्यक हैं। महिलाओं के विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे भी पुरुषों के बराबर योग्यता रखती हैं एवं स्कूल में पुरुषों के बराबर ही भूमिका निभाती हैं। समझ गए? 4 का ख समझेंगे। कहता है कि एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो 5% बौद्ध धर्म को मानते हैं तो बाकी का प्रतिशत तो हिंदू धर्म को नहीं मानता होगा। तो इसका भी समझेंगे। देखिए ख नंबर के भी लिख लीजिएगा। देखिए बौद्ध अल्पसंख्यक हैं। उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है
क्योंकि भारत में धर्मनिरपेक्षता का पालन किया गया है, इसलिए प्रत्येक समुदाय को अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास करने का अधिकार है। समझ गए? ख को भी आप लोग इस तरह लिख लेंगे। गो नंबर के लिखेंगे, एक कारखाने के भोजनालय में 80% कर्मचारी शाकाहारी हैं। समझ गए? तो 20% मांसाहारी भी हो सकता है जब 80% शाकाहारी है तो इसको भी चलते हैं। इसका भी उत्तर हम इस प्रकार लिख लेंगे, मांसाहारी अल्पसंख्यक है, उनके विचार का सम्मान करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद चुनने का अधिकार है। समझ गए? कोई व्यक्ति मांग चले जिसका जो खाने का मन करता है वो अपना पसंदीदा भोजन चुन सकता है, कोई मांसाहारी, कोई शाकाहारी, कोई कुछ है। समझ गए? उम्मीद करते हैं कि आप इसका भी गो कभी समझ गए होंगे। अब घ नंबर समझेंगे, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थियों संपन्न परिवार से हैं। समझिए? संपन्न मतलब गरीब परिवार होता है, संपन्न परिवार से हैं। तो इसको भी हम चलेंगे समझेंगे। घ नंबर समझेंगे। घ नंबर का उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, गरीब परिवार के विद्यार्थी अल्पसंख्यक हैं, उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी विद्यार्थियों का सम्मान अवसर दिए जाने चाहिए ताकि प्रतिभा का विकास हो। आप इस प्रकार लिख लेंगे, देख लीजिए। समझ गए? आप इस प्रकार लिख सकते हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5 समझेंगे, नीचे दिए गए बाएं कॉलम में भारतीय संविधान का मुख्य आयामों की सूची दी गई है। दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने 2 वाक्य में लिखिए कि आपकी राय में क्या आयाम क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए यही है, पहला है संघवाद, दूसरा में शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकार, संसदीय शासन पद्धति। तो पहले हम इसको समझेंगे संघवाद क्या है। तो चलते देखिए, संघवाद को हम यहाँ से लिखेंगे, इसका मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। यहाँ से यहाँ लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस आप शक्तियों का बंटवारा, देखिए यहाँ शक्तियों का बंटवारा, इसको भी हम समझ लेते हैं। लिख देंगे शक्तियों का, जैसे शक्तियों का बंटवारा संविधान के अनुसार सरकार के तीसरे अंग है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। समझ गए? तीसरा समझेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? देखिए मौलिक अधिकार को हम यहाँ से लिखेंगे, मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता
मान और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों की अधिकारों की रक्षा करता है। इसको हम यहाँ से मौलिक अधिकार से यहाँ तक लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से आप लोग समझ गए होंगे। लास्ट समझेंगे संसदीय शासन प्रतीत। इसको भी हम समझ लेते हैं। हम लिख लेते ही भी संसदीय शासन प्रतीत। तो इसको हम यहाँ से लिखेंगे भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। बस यहीं से यहाँ तक लिख लेंगे। यहाँ से उम्मीद करते हैं 5 का भी सभी को क्वेश्चन को उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 6 नंबर समझेंगे। उन भारतीय राज्यों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं निम्नलिखित पड़ोसी देशों से लगती हैं। ठीक है, कौम है बांग्लादेश। तो देखिए बांग्लादेश को हम किस तरह लिखेंगे। बांग्लादेश को हम इस तरह लिखेंगे, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। समझ गए। देखिए भूटान का हम कैसे लिखेंगे, इसको भी हम समझ लेंगे। भूटान के लिखेंगे इस प्रकार, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। समझ गए। नेपाल को भी हम लिखेंगे, देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे। नेपाल के लिखेंगे सिक्किम और पश्चिम बंगाल। नेपाल के लिख लेंगे सिक्किम और पश्चिम बंगाल। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी क्वेश्चन का उत्तर बढ़िया तरीक़ा से और सरल तरीक़ा से समझ गए होंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने भाई को चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और मेरे वीडियो को फुल वॉच देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।